तो दोस्तों इस टाइम मैं पहुंचा हुआ काला पहाड़। इस जगह का नाम है, लेकिन गर्मी में आपको अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए पीने के लिए तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। दोस्तों फाइनली हम किला मौजगढ़ पहुंच चुके हैं। तो मैं इस टाइम किले के अंदर खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। यार आज मेरा जो प्लान है वो है बाइक राइड का, टूर का। और मैंने आज जाना है बहावलपुर से किला मौजगढ़, जो बेसिकली चोलिस्तान में वाक़ है। तो अभी निकलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। हम रास्ते में खूब बातें करते जाएंगे और आपको मैं वहाँ पे जाकर प्लेसेस दिखाता हूँ। मेरा खुद फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो किला किस हिसाब से किस टाइप का होगा। तो चलते हैं, जाके देखते हैं। दोस्तों बाइक हमारा रेडी है, अभी हम निकलते हैं। ये खड़ा बाइक, तो पहले इसके अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। आज मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ फुल डेजर्ट के अंदर। तो लास्ट टाइम तो मेरे साथ कज़न था, आज नहीं है। तो दोस्तों पेट्रोल डलवा लिया, अभी निकलने लगे हैं। बहुत से निकलता हूँ। अभी तो मोबाइल में गेम में डालने लगा हूँ, क्योंकि से बाहर निकल के थोड़ी बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शोर थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई नहीं दे। हम जैसे ही बहावलपुर से बाहर निकलने लगेंगे तो आगे आते हैं नहर। मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ नहर के बारे में बताया था। और इधर से हमारा जो राइट साइड का रास्ता जाता है, ये जाता है बहावलपुर बाईपास भी है जो कराची मोड़ पे निकलता है, और उसके अलावा DHA भी इस साइड पे है। और जो हमारा लेफ्ट साइड पे है ये है एयरपोर्ट बहावलपुर। ये बहावलपुर एयरपोर्ट का रास्ता जाता है और थोड़ी सी तेज़ है। इस टाइम हम बहावलपुर से निकले हैं 9:30 हो गए हैं। तो मुझे नहीं अंदाज़ आइडिया कि हम कितने टाइम में वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ थोड़ी सी तेज़ है वैसे तो सीन ये है कि मैंने यहाँ पे ना इस रोड पे पहले 2 व्लॉग बनाए हुए हैं, तो इस व्लॉग में ना इस रोड की ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। तो जो आगे हम गुड वाले तक जाएंगे वो भी मैंने आपको सेकंड लास्ट व्लॉग में पूरा रास्ता दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कैमरा थोड़ा कम ही यूज़ करूँगा, आगे जाके यूज़ करूँगा। धूप तेज़ है तो इस वजह से ना, लेकिन बाइक पे जाते हुए ना इतनी फील नहीं होती, लेकिन ना चमक उसकी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ना मैंने इसका ग्लास ऑन किया है, वाइजर ऑन किया हुआ है, ब्लैक वाला, तो वाइट वाला ऊपर किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किला मौजगढ़ के बारे में। बाकी डिटेल में वहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। किला मौजगढ़ है बेसिकली चोलिस्तान के एरिया में आता है, जो जिसको हम 3 रास्ते निकलते हैं। पहला वो जो हम लास्ट में गए थे यहाँ से नेशनल पार्क से आगे, वो रास्ता थोड़ा सा ना ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। दूसरा रास्ता आता है यजमान वाली साइड, यहाँ से हम जाएंगे यजमान से फिर आगे, वो भी रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन हम जाएंगे दरमियान वाले रास्ते से। यहाँ से 42 DB से आगे कुड वाले से आगे किला मौजगढ़। मैंने नेट पे इसको देखा था, मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। नेट पे इस पर जब मैंने सर्च किया था तो ये तकरीबन बहावलपुर से मौजगढ़ का जो फासला है वो बन जाता है 1 घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव पे। तो अभी लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ के रास्ते कैसे हैं, क्या हिसाब है, तो इसलिए अभी निकल जाऊँ। हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगता है। अब ना बाइक पे जाते हैं सबसे मेन जो इशू आता है ना वो यही है कि मैं मोबाइल में कुछ बोलता हूँ तो वहाँ का इतनी प्रेशर होता है कि वो ना आवाज़ क्लियर आती नहीं बाइक के अंदर। तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ वो ये कि मैं वहाँ से चेक करता हूँ, आवाज़ क्लियर ना आई तो वहाँ जाकर भी आपको बता दूँगा। आप लोगों ने किला दरावड़ का नाम तो बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन बहावलपुर के अंदर किला दरावड़ के अलावा और भी 5-6 किले और हैं, लेकिन इस टाइम जो थोड़ी सी अच्छी हालत में खड़ा हुआ किला दरावड़ ही खड़ा है। बाकी जो है किला मौजगढ़, किला मरोट और किला फोटाबाज, ये इनके बस कुछ असरात ही बचे हैं सुनने में है जो तो अभी। लेकिन जो थोड़ी सी अच्छी हालत में जो बचा है वो थोड़ा सा जो कह सकते हैं बाकी की निस्बत
वो किला मौजगढ़ है। यहाँ से अगर बिल्कुल सीधा चला जाए तो ये जाएंगे हम 42 हुआ यजमान को। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो कुड वाली साइड को जाते हैं। तो हमें रहना यहाँ से लेफ़्ट, और लेफ़्ट पे होते ही ये कॉर्नर पे जो मेडिकल स्टोर है, हंसी मेडिकल स्टोर, ये मेरे बड़े भाई का है। वो भाई बसा भाई खड़े हैं यार। मैं ना वहाँ पे भाई की शॉप पे रुक गया था, तो उधर रुका हूँ। उसके बाद फिर निकला हूँ। इधर से आगे ना कुछ हिस्सा ना अभी रोड बन रहा है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर ऐसे टूटा हुआ। उससे आगे मेरे ख्याल में रोड बन गई है। बाइक अच्छा है, इसकी सस्पेंशन अच्छी है। इस चीज़ के लिए बाइक बड़ा मज़ा करवाता है। ऑफ रोडिंग के लिए भी मतलब आप स्कूल से जा सकते हो, आपको उसी हिसाब से तंग नहीं करना करता। जैसे है ना, मेरे पास 70 भी है और 125 भी, 125 तो उसकी सस्पेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो बंदा को बहुत तंग करती है। दूसरा इसके अंदर मैंने ट्यूबलेस टायर डलवाया हुआ है। क्या कहते हैं, इसके अंदर जो अपना रीजनल होता है वो होता है 90 का, लेकिन मैंने 110 डलवाया हुआ है। तो उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ना और जंप थोड़े से कम लगते हैं। और ये जब मैंने टायर डलवाया था तब था तकरीबन 8-9 हज़ार का, और लेकिन अब इसकी कीमत 15-16 हज़ार रुपये है। हम इस टाइम ना कुडवाला पहुंच गए हैं। तो इसके ना कुडवाला नहर क्रॉस करने के 2 पुल हैं। एक पुल है ये वाला, एक आगे। जहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे नेशनल पार्क की तरफ, और राइट हो जाएंगे तो यजमान। लेकिन हमने राइट होकर थोड़ा सा आगे जाके फिर लेफ़्ट हो जाना है। यहाँ पे मैं जब पुल से क्रॉस करके आया ना, तो इस नहर के कुडवाला के ना 2 पुल है। सुनने में ऐसा मैंने जो सुना है ना, वो ये सीन था कि एक पुल जब नया बना है, एक जो पुराना पुल था वो था अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ। उस पुल के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसका मतलब टाइम पीरियड पूरा हो गया था, तो गवर्नमेंट ने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पुल इतना मजबूत था कि वो टूटा नहीं उससे, तो उन्होंने उस पुल को ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम यहाँ पहुँचे। यहाँ से अब हम हो जाएंगे लेफ़्ट, सामने जाएगा यजमान और हम हो जाएंगे लेफ़्ट। तो दोस्तों कुडवाला से निकल के ना मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ। तो मैं तकरीबन 1-2 किलोमीटर होगा कुडवाला से आगे निकला हूँ। तो यहाँ पे असरात नज़र आना शुरू हो गया डेजर्ट के। और देख सकते हैं यहाँ पे जितना जितना नज़र जा रही है टोटली डेजर्ट ही नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो हमारे बैक साइड पे है, यहाँ पे तो ज़मीनें हैं अभी इस टाइम, लेकिन उसके बैक पे देख सकते हैं डेजर्ट है। और वो जाके जंगल नज़र आ रहा है, वो है जंगल सारा जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में, नेशनल पार्क का जो जंगल था वो वाला नज़र यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी क्या कहते हैं धूप निकली है, लेकिन हवा चल रही है, मौसम अच्छा फील हो रहा है। और क्लियर आसमान, कहीं कहीं बादल नज़र आ रहे हैं, और वीडियो की क्वालिटी इससे अच्छी आ रही है, ये शुक्र है। मतलब होता है ना धूप में वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, लेकिन इसमें फिर भी अच्छी नज़र आ रही है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, आप लोग जब कुडवाला से आगे जब निकलोगे ना, तो ज़्यादातर सीन ये होता है कि इससे आगे डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है, और फिर ना आपको ठंडा पानी या कुछ खाने की चीज़ें नहीं उस हिसाब से मिलेगी। मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि कितने गांव आएंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए, ये नहीं आइडिया, लेकिन वो भी उस हिसाब का नहीं मिलेगा, छोटी मोटी शॉप मिलेगी। तो अब बेहतर ये है कि आप घर से अपना पानी भर के लेके आएँ अगर गाड़ी पे आ रहे हैं। अगर बाइक पे आ रहे हैं या गाड़ी अगर नहीं लेके आए, तो आप कुडवाला से खाने पीने की चीज़ें और क्या कहते हैं पानी वगैरह लाजमी लेके निकलें, ताकि आगे जाके आपको मुश्किल का सामना ना हो। गाइस, ये रास्ते में मुझे नज़र आए हैं जानवर, काऊ वगैरह। तो मैंने आपको वैसे ही बताया था ना कि यहाँ पे जो है ना डेजर्ट के एरिया के लोग हैं, इनका जो आमदनी का जो मेन ज़रिया जो होता था ना, वो गाय, भैंस, ऊँट और बकरियाँ वगैरह चढ़ा के उस पर गुजारा करना, उसको दूध बेच के उसको मतलब बकरी सेल करके जानवरों को गुजारा करते थे। तो वो रवायत सदियों से चली आ रही है और अभी भी स्टिल चलती जा रही है। तो इनका अभी अब इन्होंने क्या कहते हैं कोई होंगी 25-30 जानवर होंगे। इनका जो चारे का ज़रिया होता है वो सीन ये होता है कि आप डेजर्ट में बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है,
तो पूरे डेजर्ट के अंदर क्या कहते हैं घास फूस उगा हुआ है। ये सारे दिन यहाँ पे चलते हैं, चलने के बाद फिर क्या कहते हैं शाम को वापस अपने घरों को ले जाते हैं। ये ना हम इस टाइम पहुँच गए हैं, इसको कहते हैं कैंची मोड़। यहाँ से अगर सीधा चले गए तो आप 148 डिग्री तक के अंदर चले जाते हैं और हम जाना है राइट को इधर सीधा जाएगी फोटाबाद रोड और किला मौजगढ़ वाली साइड। दोस्तों इस टाइम मैं पहुँचा हुआ काला पहाड़, इस जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ कोई नहीं है, एक छोटी सी बस्ती है, उसके अलावा डेजर्ट ही है चारों तरफ। और मुझे यहाँ पे मिल गए थे भाई साहब जिनके पास है गन्ने का जूस, तो मैं क्या वो पी लूँ, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और दूसरा सीन यह कि अब ये जाती है सीधा रोड फोटाबाद की साइड को, लेकिन हमने यहाँ से हो जाना फुट वाले से आते हुए यहाँ पे ना राइट वाली साइड को, ये सीधा आपको लेके जाएगी किला मौजगढ़। गन्ने का जूस देसी गिलास में, मज़े का है। इतनी गर्मी में आपको अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए पीने के लिए तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई लोग होते हैं ज़्यादातर और ना कोई शॉप्स हैं, स्वाग गर्मी के और मट्टी के। थोड़ी देर रुका हूँ, ब्रेक लिया है, जूस भी है, छाँव में बैठा है, ठंडी हवा चल रही थी, मतलब छाँव में ठंडी हवा लगती है। जैसे ही आप बाइक में निकल कर धूप पड़ती है तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। गाइस आपको ये रेत के टेले नज़र आ रहे होंगे, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, आगे तक कैसी जा रही है। ये रेत के टेले नहीं है, ये है बेसिकली फौजियों की छावनियाँ, यहाँ पे मोर्चे बने हैं फौजियों के, क्योंकि यहाँ से ना इंडिया का बॉर्डर बहुत ज़्यादा नज़दीक लगता है, उस वजह से सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बहुत छावनियाँ बनी हुई हैं फौजियों की। फाइनली हम किला मौजगढ़ पहुँच चुके हैं, तो मैं इस टाइम किले के अंदर खड़ा हूँ, तो उसके वो जो बाकियात हैं वो आप चेक करें। मुझे इसका मेन इंटरेस्ट नहीं मिली क्योंकि हर जगह से टूटा फूटा सा हुआ पड़ा है, और आप देख सकते हैं इसलिए बाइक अंदर ही ले आया था, यहाँ ला खड़ा किया। मुझे ये ना किला ड्रावड की तो फुल वाइब दे रहा है। देखो किला ड्रावड से वैसे ही उसकी जो दीवारें वो भी ऐसी हैं। मैं आपको पहले विज़िट करवाता हूँ थोड़ा आगे जाके भी, उसके बाद फिर आपको इसकी ना हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, जो मुझे नॉलेज मिला है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मुझे ना इसकी जो हिस्ट्री है ना वो नेट से उस हिसाब से नहीं मिली। मैंने जितने भी जगह सर्च किया है हर जगह में कोई डिफरेंट किस्म की ना इसकी वो मुझे हिस्ट्री सुनने को मिली है। तो जो जो मुझे सुनने को मिली है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर किले के ना आपको साइड पे एक तालाब नज़र आएगा, सेम इस किले के साइड पे भी तालाब है। ये अभी बारिश के पानी से नहीं बना, ये पहले की है। मैंने इसके काफ़ी वीडियो के अंदर देखा, ये तालाब पहले भी था। और मुझे इसकी ना बेसिक चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपको बाहर वाली साइड पर भी ऐसी दीवारें नज़र आएंगी, इधर से भी टूटी पड़ी है ना, और आपको अंदर वाली साइड पर सेम ऐसी दीवारें नज़र आएंगी। अभी आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ी सी छाँव ढूंढ के वहाँ बैठ के आपको मैं इसकी सारी हिस्ट्री बताऊँगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पहले कमरे हुआ करते थे। वो आगे इसके नीचे उधर भी लेके जाता हूँ पहले, फिर हम दूसरी साइड पर चलेंगे। ये किला ड्रावड है, उसके भी अंदर से असरात ऐसी हालात ऐसी हैं, लेकिन हाँ उसके थोड़ा सा समझ आ जाती है लोगों को कि हाँ ये क्या चीज़ है पर, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ये देख लें, मुझे ये इंटरेस्ट लग रही है यहाँ से वो सामने तालाब पानी भरने के लिए, और इसकी
थिकनेस चेक कर सकते कितना मोटा है, कितनी मोटी मोटी दीवारें। उसके अलावा हम अब चलते हैं उस साइड पे, फिर उससे आगे चलेंगे। यहाँ पे रास्ते आपको ऐसे ही मिलेंगे, और मेरे अलावा यहाँ पे कोई विज़िट करने के लिए नहीं आया हुआ। अच्छा, चलना चाहिए कि नहीं, चलते हैं। आपको एक ये कमरा टाइप नज़र आ जाएगा, इसके अंदर, इसके ऊपर भी कमरे थे, नीचे कमरे अलग थे, ऊपर वो देखो अब नज़र आ रहे हैं ना। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, यहाँ से अंदर एंटर होके देखते हैं। ये अलग सीन है, आप देख सकते हो इससे ऊपर, लेकिन ऊपर जाने के लिए रास्ते बचे नहीं है, इस वजह से यहीं से वापस जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वहाँ से वो छोटा सा नज़र आ रहा है, बाकी इसके ऊपर भी है। सांस फूल गया। ऊपर फुल खड़ा होकर ना आपको व्यू दिखाता हूँ। इस साइड पे भी तालाब है। दोस्तों इसकी मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना कि इसकी हिस्ट्री का ना इस हिसाब से आइडिया नहीं है। मैंने जितने भी यूट्यूब पे सर्च किया, नेट पे सर्च किया, वो डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं। जो उनमें से एक चीज़ ये थी कि एक था वडेरा मारू खान खाकानी, जिसने ना इस किले की तमीर स्टार्ट करवाई थी, और क्या कहते हैं अपने वो भी तमीर के दौरान ही ना वो फोत हो गया था, मर गया था। तो उसकी जो है क्या कहते हैं आगे दो औलाद थी, एक का नाम था जान मोहम्मद खान अजमत खाकानी, और दूसरा था हमजा खान। तो उन्होंने आगे किले की तमीर जारी रखी, और जो अजमत खान खाकानी था तो वो कुछ अरसे के बाद वो भी वफात पा गया, और हमजा खान ने इस किले को जारी रखा बनाने के लिए। इस किले की पहले जो थे स्ट्रक्चर वो थे डिज़ाइन में कुछ और था, लेकिन थोड़ा सा जो हमजा खान खाकानी ने ना अपने दौर में इसको थोड़ा सा चेंज करवा के ना इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग लेके आया था, और किले को तमीर करने के बाद वो यहाँ का सरदार बन गया। लेकिन हमजा खान खाकानी की कोई औलाद तो थी नहीं, तो उसके मरने के बाद ना ये सरदारी मारूफ खान के पहले बेटे के थर्ड औलाद को चली गई थी, जिसका नाम था नूर मोहम्मद खान। और इस किले का जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, वो है कच्ची और पक्की ईंटों से बना हुआ था। ईंटें इसके अंदर आप देख सकते हो कि पक्की यूज़ हुई थी, और जो उसके आगे जो सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है वो गारा इन चीज़ों से बनी थी। और ये एक हिस्ट्री थी इसकी ये वाली, और दूसरी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ी सी लॉन्ग है। उसके वो मैंने जो नेट पे सर्च किया, जहाँ से सर्च किया, वो जगह इसको डिफरेंट जगह पे सर्च किया था। इसकी दो तीन हिस्ट्री बताई जाती हैं। एक हिस्ट्री इसकी ये भी थी कि ये नवाब के दौर में बना था, और क्या कहते हैं उन्होंने इस किले को इसलिए तमीर करवाया था क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर साथ लगते ना इंडिया के। तब तो इंडिया नहीं था, तब तो हिंदुस्तान था, तो बॉर्डर के हिफाजत के लिए उसने ये किले तमीर करवाए थे। ये किले बेसिकली एक नहीं है, ये 4-5 किले हैं मिलके बनते हैं, जिसके अंदर जैसे हैं कि किला मौजगढ़, किला अमरोट, किला फोर्टाबास, उसके बाद आता है किला ड्रावड़, और फिर एंड पे आता है किला पत्थर मीनारा। और पत्थर मीनारा जो सबसे एंड में आता है वो है रहीमजा खां के अंदर। और इसके बारे में और चीज़ है कि ये जो है ना इस टाइम पे ये जो गांव है ये पाकिस्तान के इस साइड से सबसे लास्ट में आता है कि गांव, इसके आगे गांव और कोई नहीं है, और इससे आगे आपको इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा।
इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारी आर्मी देखने को मिलेगी। इससे जो आगे पीछे देख लो आर्मी की जगह बनी हुई है मिलेगी। कुछ अर्से पहले मैंने ये सुना था कि इस किले की ना तमीर दोबारा स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे आगे नजर आ रहा है कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सारे नीचे कमरे थे, इसके अंदर नीचे तह खाने भी थे और यहाँ पे सुरंगें भी थी जो मतलब डिफरेंट किलों को आपस में मिलाती थी। और भाई साहब यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं है। अब नीचे उतरता हूँ फिर वहाँ से होकर जाता हूँ आगे। तो ये कबीले बहुत ना स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे उस दौर में, और ये बाहर इतनी दूर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना दरिया गुजरता होता था इधर पास से। ये जो किले थे ना सारे दरिया के पास थे, किला मौजगढ़, किला दरावर, पतर मीनारा, इसके अलावा क्या कहते हैं फोर्ट अब्बास, किला मरोट, ये सारे दरिया के किनारों पे बने हुए थे क्योंकि उस दौर में रेगिस्तान था, जहाँ पानी होता था वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मतलब ऐसे आबादियाँ होती थी। उनका जो सबसे मेन जो था ना क्या कहते हैं आमदनी का जो जरिया होता था, यहाँ पे काश्तकारी का तो उस हिसाब से निज़ाम होता नहीं था, तो आमदनी का जो सबसे बेसिक जरिया होता था वो था जानवरों का दूध निकाल के वो बेचना, जानवरों की सप्लाई करना, ये वो सब चीज़ें। तो इधर जो दरिया गुजरता था वो दरिया घाघरा आगरा ऐसी नाम था इंडिया में, तो वो दरिया यहाँ से स्टार्ट होकर जाता था। और पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान ने वो दरिया भी क्या कहते हैं वहाँ पे बंद लगा के उसको रोक दिया। उसका अब इसके यहाँ से उस दरिया के बिल्कुल असरार ख़त्म हो चुके हैं, मतलब आपका यहाँ पे उसका कोई असरार नज़र नहीं आएंगे दरिया के। और क्या कहते हैं जो दरिया सतलुज और ये दरिया, ये दोनों सेम एक दरिया थे, लेकिन दरिया सतलुज ने अपना रास्ता चेंज कर लिया था, जिसके बाद फिर ये दरिया मतलब इधर से गुजर के जाता था। इसके इंडिया में अभी भी ये दरिया मौजूद है, लेकिन उन्होंने बंद इतने लगा दिए कि अब दरिया गुजरना मतलब अब यहाँ से नहीं गुजरता, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके इवन के यहाँ पे थोड़े बहुत दरिया के असरात हैं जैसे सतलुज के थे वैसे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और अब जब भी पानी छोड़ते हैं सतलुज के अंदर तो पानी आ जाता है, इसके अंदर पानी नहीं आता। आप सामने देख सकते हो ये दीवारों के अंदर कैसे कमरे बने हुए हैं, एक दो के अंदर जाके देखते हैं। मतलब इन किलों का ये सीन होता है कि इनके बेसमेंट में इतने सुरंगें होती हैं, अब हमें नहीं पता इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं। तो जैसे किला ड्रावट के अंदर भी नीचे काफ़ी कमरे ऊपर से ज़्यादा नीचे स्ट्रक्चर होता था, तो इसके विषय में यही सूरत हाल थी। लेकिन अब जैसे इसके हालात हुए पड़े वो सारे अंदर धस गए होंगे, कौन सा कुछ नजर आना है। तो अभी मुझे एक कमरा सा नजर आया, बेसिकली मुझे लगता है ये कमरा टाइप कम ये होता था सिक्योरिटी के लिए, या जहाँ से बाहर को किले पर नज़र रखी जाती थी, वो वाला सीन नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपको डिफरेंट जगह पे वो देखो हर जगह नज़र आ रहे हैं दीवारें के अंदर, उधर ही बना हुआ है। बस ये इतना सही है। उस साइड पे एक दफ़ा ऊपर चढ़ के देखते हैं, अगर चढ़ने की जगह हुई तो। मैं अभी ऊपर था उस जगह पे, वहाँ से नीचे आया हूँ। आप इधर से इसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इससे ये तो अभी मट्टी डल के शायद ऊंचा हो गया होना, इससे भी नीचे होगा। अब इसकी एक साइड बिल्कुल सही खड़ी है तो दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ के ये हालात हुए पड़े हैं। ये देखिए ये बाहर से पक्की ईंटों से बना हुआ था, मतलब उस दौर में पक्की ईंटें बनती थी। ये सीन चेक कर लें, जब नीचे असरार नज़र आ रहे हैं। और इसका जो अंदर जो यूज़ हुआ था मटेरियल वो था मट्टी। मेरे अलावा यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया हुआ, मैं अकेले घूमने फिरने निकला हूँ। वही करना पड़ता है, अब आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए ऐसे निकलना ही पड़ेगा ऐसी ऐसी जगह पे भी। अब इवन ये सी ना कि मेरे जितने हम स्टार्टिंग से बहावलपुर में रह रहे हैं और आज तक कभी इस चीज़ की इस साइड पे आए नहीं थे, हमें इवन इस चीज़ का पता ही नहीं था। ये तो बहुत सालों के बाद जाकर पता लगा जब बड़ों ने बताया भाई ऐसे इधर भी किले हैं, तो फिर इसको देखने का ना दिल किया होता था कि हाँ निकलूंगा कभी ना कभी जाऊंगा। उस सीन में ये होता है कि बाइक पे जाना है, और आज ये पूरा हो गया। इसके अलावा ये सीन चेक करें,
अब आपको दिखाता हूँ, ऊपर है ये, नीचे सुरंग टाइप बनी हुई है, इधर भी, इस जगह पे भी, उधर भी। पहले दौर में ये सीन होता था कि घर ऊपर से ज़्यादा अंदर की साइड पे बनाए जाते, नीचे को होते थे। आपको ऊपर इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर चेक करें आसान नज़र आ रहा है, वो नीचे ज़मीन के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं ऊपर की निस्बत। उसके ऊपर जाने की जगह तो है नहीं, तो वापस चलते हैं। थोड़ा सा बाहर से व्यू दिखा दूंगा आपको। बस आप ना मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि ना थोड़ी सी मोटिवेशन आए मेरे अंदर, मैं इन चीज़ों को और बनाऊँ। अब वहाँ पे जाने का तो रास्ता है, वहाँ से चले जाता है। ऊपर देख लो, ऊपर पूरे मार्ग बनी हुई है, उसके ऊपर कमरे होते थे, उससे ऊपर भी होते थे कमरे, लेकिन उस साइड को जाने का कोई रास्ता नहीं मिला मुझे। मैं चाह तो उस साइड पे जाऊँ, काउंटर पे जाके दिखाऊँ आपको, लेकिन उस साइड पे जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सारा खंडर बना पड़ा है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, हर अरूज को ज़वाल होता है। जो कहा गया ना, हाँ भाई, अब ये वो थे जो अपने दौर के सबसे टॉप क्लास लोगों में से आते थे, और ये किला वो था जो बहुत सारे करोड़ों लोगों की ख्वाहिश हुआ करता था। और आज इस किले के हालात देख लें। इसलिए कहते हैं कि भाई कभी खुद पे गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर अरूज को एक दिन ज़वाल आना ही आना है। वो आज चाहे कल है, चाहे सालों बाद है, ये ऊपर वाले को पता है। उससे किले की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना। कैमरे में शायद वो हाइट ना नज़र आ रही हो जो आंखों से नज़र आ रही है। और एक लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे। मैं चाह रहा हूँ आपको जो मज़ार है ना, जो मज़ार तो नहीं कहते, मकबरा है, आपको वो एक दफ़ा दिखा दूँ। अगर खुला हुआ तो अंदर भी चले जाएंगे, वरना बाहर से आपको दिखा देता हूँ। 12:30 हो गया। मैं 9:30 बजे निकला था वहाँ से, बहावलपुर से, और मैंने कहा था ना 1 घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव है। लेकिन सीन ये था कि मैं रास्ते में रुकता रुकता आया हूँ, बहुत जगह रुक जाता था ऐसी, तो इस वजह से मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, किला विज़िट किया, विज़िट करने के बाद मैं वो उस जगह पे जो दीवार उस उधर जाके बैठ रहा हूँ, कोई आधा घंटा वहाँ बैठा हूँ। उसके बाद से इस जगह पे मैं कोई 10-15 मिनट यहाँ पे बैठा हूँ। फिर मुझे क्या कहते हैं 12:30 हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों वो रहा किला, और इसके अंदर आता है छोटा सा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्रॉस करके अब ये भी मेरे ख्याल कब्रें, जो मकबरा है ना, उसके पास जाने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। टोटल रास्ता इस टाइप का है। तो मैंने बाइक पीछे खड़ा किया है, अब पैदल जा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये भी जो है ना, जितनी भी ये भी सारी कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान उसी दौर का है जिस दौर में किला था। तो अब इसके अंदर बहुत सारी कब्रों के निशानात ख़त्म हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे ये बने हुए इस हिसाब से ये कब्रें ही लग रही हैं। और आगे जाके फिर देखते हैं। ये मकबरा है मारूख खां खाकानी का, जिन्होंने उस किले की ना बुनियाद रखी थी। तो इसके अंदर तो अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, जाली लगी हुई है। कब्रें मौजूद है, पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं कैमरे से। दूसरी साइड पे जाके दिखाता हूँ। अंदर आवाज़ फुल गूंज रही है, जैसे मैं बोला अंदर आवाज़ गूंजी है, थोड़ा सा डर सा लगे। ये वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, आई थिंक खुला हुआ है। ये है मकबरा।
इधर तो काफ़ी सारी कब्रें हैं। अब मुझे नहीं पता मेन कब्र कौन सी है। अंदर जाकर बात बड़ी गूंजी है, अजीब से खौफ आने लग गया। तो अब यहाँ से निकलते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे उन्होंने बताया था मारूफ खान खाकानी की मकबरा है, लेकिन जब हमें अंदर गए तो यहाँ पे 7-8 कब्रें मौजूद थी। अब मुझे नहीं पता ये कब्रें किन किन की हैं। तो दोस्तों मैं ना किले से निकल के कोई 35 किलोमीटर आगे आया हूँ। यहाँ पे आके मैं रोक के ब्रेक ली है पानी शानी पीने के लिए। तो सीन ये था कि जब मैं किले से निकलने लगा था ना, तो एक बंदा रोका कहता भाई मुझे लिफ्ट मिल सकती है। मैं कहा भाई ले लें, कोई मसला नहीं। कहता मुझे काला पहाड़ी पे छोड़ देना, वो यहाँ से किले से है कोई 15-20 किलोमीटर दूर वापसी पे। तो मैंने उसको छोड़ा। मैंने उस रास्ते में तो कुछ बातें की। मैंने सोचा भाई आप यहाँ के रहायशी हैं ताकि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन ले सकूँ। वो कहते भाई नहीं, मैं यहाँ पे रहायशी तो नहीं हूँ, मैं बेसिकली हूँ अहमदपुर वाली साइड के, ओचे शरीफ का, अहमदपुर से भी आगे। मैं यहाँ पे काश्तकारी के लिए आया हुआ। मैं अपने यहाँ पे ज़मीनें लीज पे ली हुई हैं, तो काश्तकारी करता हूँ। तो बेसिकली सीन ये था कि डेजर्ट के अंदर ना, इधर चोलिस्तान के अंदर ये ज़्यादातर जगह है आर्मी के अंडर। तो आर्मी और ये चीज़ें ना फिर जगह जो है वो लोगों को लीज पे देती हैं ताकि वो यहाँ पे आके काश्तकारी कर सकें। तो वो बंदा बेसिकली इसी तरीके से आया हुआ था। तो जो मैंने इसे रोडों पे पानी खड़ा पूछा इसका, तो कहता भाई यहाँ पे हर 5-10 दिन के बाद बारिश होती है, लाजमी तौर पे बारिश होती है। उस वजह से इस टाइम ना डेजर्ट के अंदर काफ़ी पानी खड़ा हुआ है। फाइनली दोस्तों मैं बहालपुर इंटर हो गया हूँ। तकरीबन मुझे अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो 1.5 घंटे के अंदर मैं वापस बहालपुर आ गया हूँ। तो इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मैं और अच्छी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।